हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी नए कैंडिडेट जुड़े हैं उनको पता है कि मेरे चैनल पर एलपी सीबीटी 2 का अगर बात करिएगा सीबीटी 2 का, तो एलपी सीबीटी 2 में 2 पोर्शन चलाया जा रहा है। एक बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का और एक ट्रेड का चलता है। ट्रेड में 2 पोर्शन चलता है, एक इलेक्ट्रीशियन का चलता है और एक फिटर का चलता है। तो इलेक्ट्रीशियन में 5 चैप्टर कंप्लीट हुआ है और फिटर का भी 2 सेशन मिला है। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। दोस्त, इसी के साथ बेसिक साइंस का अगर बात करिएगा तो बेसिक साइंस में एक इंजीनियरिंग ड्राइंग भी चलता है और एक बेसिक साइंस चलता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी 2 चैप्टर कंप्लीट है और इसी के साथ तीसरा चैप्टर जो चल रहा है वो प्रोजेक्शन चल रहा है। तो इसको भी आप प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और बेसिक साइंस में 2 चैप्टर कंप्लीट है और तीसरा चैप्टर जो चालू हुआ है वो हिट चैप्टर है, जो कंटिन्यू पहला सेशन मिला है। इसी के साथ दूसरा सेशन आज लेने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट को पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज हम पिछले में 20 क्वेश्चन हम किए थे। आज का वेटेज थोड़ा 20 से 25 जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार होता है कि कुछ इसमें कहीं कहीं न्यूमेरिकल पार्ट दिया हुआ है और उसको हम एक्सप्लेन करने में थोड़ा ही टाइम अच्छा लेता है। इसलिए रेंज यही रहेगा 20, 25 या 30 क्वेश्चन के हिसाब से हम बनाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो 121 नंबर प्रश्न जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप, अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप क्या होता है। तो अस्थायी अवस्था में अगर बात करेगा तो समय के साथ नहीं बदलता, लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग होता है। समझिएगा, जिसे अस्थायी अवस्था में किसी भी वस्तु का अगर ताप करिएगा तो ताप है जो समय के साथ नहीं बदलता। समय पर मतलब ये निर्भर नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वस्तु के अलग अलग जगह पर अलग अलग तापमान होता है। यही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि कौन है जो ऊष्मा गतिज का निर्देशांक नहीं है। बोला है कि निम्न में से कौन जो ऊष्मा गतिज के निर्देशांक नहीं है। आपको पता है कि ऊष्मा गतिज का अगर निर्देशांक का बात करिएगा तो दाब भी इसका एक निर्देशांक बनता है, आयतन भी निर्देशांक बनता है और ताप भी बनता है। जैसे गैस के नियम में पढ़े होंगे, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया और टेम्परेचर हो गया। ये 3 केस जो बनता है वो किस में बनता है, तो तापमान के केस में बनता है। लेकिन प्रतिबल है जो तापमान के केस में नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, तो इस स्थिति में जल का विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा। बोला है कि उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, तो इस स्थिति में जल का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा इसका अनंत होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों पर बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलती है। बोला है कि सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों पर बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलती है। क्यों? तो एक साथ नहीं पिघलती है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होती है वो क्या होती है, तो इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसका हीमन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके हीमन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण एक साथ नहीं पिघलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का उपयोग आवश्यक है जो, बोला है कि एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसा तत्व का उपयोग आवश्यक है जो क्या करता है। तो ये बताइए कि जब थर्मामीटर हम बनाते हैं तो थर्मामीटर में एक होना चाहिए कि जब हम गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन हो। जिसे मानते हैं कि थर्मामीटर का अगर रेंज का बात करिएगा तो इसको गर्म या ठंडा से करेंगे या गर्म या ठंडा करेंगे तो इस समान परिवर्तन होना चाहिए, समान परिवर्तन हो। इसीलिए एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसा तत्व होना चाहिए जो गर्म या ठंडा किए जाए जो उसमें समान परिवर्तन देखने को मिले। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया कि सर्दियों में बाहर रखा हुआ धातु का टुकड़ा लकड़ी के टुकड़ा से अधिक ठंडा होता है। बोला है कि सर्दियों में बाहर रखा हुआ धातु का जो टुकड़ा वो लकड़ी के
टुकड़ा के से अधिक ठंडा होता है, तो पता है कि लकड़ी से धातु अच्छा ऊष्मा का चालक होता है। लकड़ी से धातु अच्छा ऊष्मा का चालक होता है। समझिएगा कि एक साइड अगर रखते हैं, जैसे कि एक लकड़ी रख देते हैं और एक धातु रख देते हैं, ठीक है, तो इसमें जो ऊष्मा का प्रवाह बहुत तेजी से होगा और इसमें ऊष्मा का प्रवाह बहुत धीमा होगा। इसीलिए सर्दियों में बाहर रखा हुआ जो धातु का टुकड़ा होता है वो लकड़ी के टुकड़े से अधिक ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो अच्छा अवशोषक होगा उसी हिसाब से अच्छा उत्सर्जक भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लकड़ी से धातु अच्छा ऊर्जा का संचालक करता है या ऊष्मा का संचालक करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में जो कहा गया है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि संवहन की प्रक्रिया से ऊष्मा स्थानांतरण या स्थानांतरण घटित होती है। बोला है कि संवहन की प्रक्रिया से ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, तो ऊष्मा के जो स्थानांतरण होता है द्रव और गैसों दोनों में होता है। द्रव और गैस दोनों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब ऊष्मा का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। अगर बात करिएगा तो एक चालन विधि से होता है और एक संवहन विधि से होता है और एक विकिरण विधि से होता है। एक विकिरण विधि से होता है। तो हम क्या बताएं कि ऊष्मा का जो संचरण होता है वो 3 विधि से होता है। एक चालन विधि से होता है, एक संवहन विधि से और एक होता है विकिरण विधि से। तो चालन विधि से अगर बात करेगा तो चालन है जो अस्थायी अवस्था में ही रहता है। एक कण है जो दूसरे को गर्म करता है। जैसे ए मान लेते हैं, कोई अगर ठोस पदार्थ लेते हैं तो इसका कण इससे गर्म होगा, इसका गर्म होगा इससे, तो इसमें कण में गति नहीं होता है, तो बिना गति के क्या कर देता है, तो गर्म कर देता है। वो चालन विधि हो गया। संवहन होता है जो द्रव और गैस में होता है, द्रव और गैस में होता है, तो इसका गति होता है नीचे ऊपर जब करिएगा, जैसे पानी के अध्ययन चढ़ाते हैं तो उसमें जो गर्म होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो संवहन माध्यम से होता है। विकिरण की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, कोई माध्यम के बिना माध्यम के ये गर्म कर देता है। तो जैसे भट्ठी में जो आग लगता है उसका ताप जो बढ़ता है वो बिना माध्यम के ही गर्म कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार के हो गया। अगले प्रश्न जो कहा गया है वो अगले प्रश्न में बोला गया है कि ऊष्मा गति की शून्यमा नियम के अनुसार, बोला गया है कि ऊष्मा गति के शून्यमा नियम के अनुसार पता है कि यदि 2 प्रणालियां तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय संतुलन में हो तो दोनों एक दूसरे के साथ संतुलन में होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब समझिएगा ऊष्मा गति का शून्यमा नियम के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए का जो ताप है वो बी के ताप के बराबर है और बी का ताप है जो सी के ताप के बराबर है, तो इसमें कहा जाता है कि ए के ताप सी के ताप के बराबर होगा। और किस नियम में बताता है, तो ये ऊष्मा गति का शून्यमा नियम में बताता है। ऊष्मा गति की शून्यमा नियम में बताता है। तो ऊष्मा गति के शून्यमा नियम में कहा गया है कि अगर ए का ताप बी के ताप के बराबर है और बी के ताप सी के ताप के बराबर है तो ए का ताप सी के ताप के बराबर हो जाएगा। और इसी को जो ऊष्मा गति का शून्यमा नियम है जो ताप परिवर्तन या तापीय ऊर्जा पर काम करता है, तापीय ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है ऊष्मा गति का या ऊष्मीय गति का शून्यमा नियम। तो इस हो गया ऊष्मा गति का शून्यमा नियम। अगर प्रथम नियम से बात करेगा कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम में क्या कहा गया है, तो ऊष्मा की गति का प्रथम नियम में कहता है कि ये जो ऊष्मा है जो 2 कार्य करता है, एक आंतरिक कार्य करता है, आंतरिक कार्य करता है और इसके बाद ब्राह कार्य करता है, ब्राह कार्य करता है। इसीलिए देखिएगा कोई भी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले जो भी ऊष्मा खर्च होता है उसको स्टार्टिंग पॉइंट में खर्च होता है और उसके बाद अगर वो गर्म बढ़िया से हो जाता है, मतलब वो अपने चलने के हिसाब से वो ऊर्जा स्टोर कर लेता है, तो जो भी ऊर्जा बचता है वो एक्सटर्नल में करता है, ब्राह कार्य करने में काम करता है। तो यही बात बोला गया है ऊष्मीय गति का प्रथम नियम में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में जो कहा गया है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि द्रव हीलियम का घनत्व किस अधिकतम होता है। बोला है कि द्रव के हीलियम का घनत्व कितना पर अधिकतम होता है, तो 2.19 केल्विन पर इसका अधिकतम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि अभी हाल ही में अति चालकता की घटना का प्रक्षेपण 95 केल्विन पर किया गया है, तो यह ताप लगभग किसके बराबर होगा। 95 केल्विन पर किया गया है और आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। अब इसका आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। इस पर बहुत क्वेश्चन पिछले बार जो बना है उस हिसाब से आपको हम एक्सप्लेन करके बता देते हैं। यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ये बताइए हमको कि हम मान लेते हैं कि अगर एक रेंज अगर पूछता है तो आपको पता है कि अगर C-0 या 0 डिग्री, C-0 डिग्री बट्टा 100 - 0 डिग्री, 100 - 0 डिग्री, उसी तरीक़ा से F-32 बट्टा 212 - 32, उसी तरीक़ा से मानिएगा K - 273 डिग्री, 73 डिग्री इसका नहीं होता है, काट लीजिएगा। और ए होता है कितना, तो 373 - 212
273। ये इसका मेन डेफिनेशन और इसका मेन फार्मूला हो गया। यहाँ से आपको हिमांक और क्वथनांक दोनों निकल जाएगा। अब यहाँ से अगर हिमांक वैल्यू हम पूछें कि इसका हिमांक वैल्यू कौन सा होगा, तो हिमांक वैल्यू होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ये बराबर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का, और ये बराबर हो जाएगा 273 केल्विन का, 273 केल्विन का। उसी तरीक़ा से अगर यहाँ क्वथनांक हम पूछें कि इसका क्वथनांक का मान कितना होता है, तो क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 373 केल्विन का, और बराबर हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट का। ये हो गया जो महत्तम हो गया क्वथनांक का। तो ये सारा बराबर होता है। जो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खोलता है वो अगर हम केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन पर पानी खोलेगा। वही अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी खोलेगा। अब यहाँ से सवाल जो बनता है वो इस हिसाब से बनता है कि आपको पता है कि C/100 F-32 बटा, ये बताइए 32 212 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 180 आता है। उसी तरीक़े से K-273/100। अब 20 से सब में गुना कर लेंगे, ऊपर में 20 से गुना कर लेंगे तो फिर बाद में वही रेशियो मिलेगा। यहाँ जो फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा वो C/5 F-32/9 और फिर K-273/5। अब ये कम्बिनेशन आपको याद रखना है। इसी कम्बिनेशन से आपका जो भी क्वेश्चन बनता है वो बन जाता है, जो भी पूछता है। अब ये बताइए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 95 डिग्री केल्विन है, 95 केल्विन है, और इसको फ़ारेनहाइट में बनाना है। तो ये बताइए कि केल्विन और फ़ारेनहाइट के ही कंपेरिजन करना है। तो यहाँ से हम केल्विन और फ़ारेनहाइट का अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो देखिएगा, अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं, इसका ऐसे सोल्यूशन भी दिया गया है कि हम जो भी बेसिक था वो हम बता दिए हैं, उसके माध्यम से आप बना सकते हैं प्रश्न को। इसमें आपको ये पता है कि हमको करना है तुलना किसके, तो F-32/9 बराबर K-273/5 से करना है। अब इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप बैठा दीजिएगा तो इसका जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो देखिएगा कितना आंसर दिया है, तो आंसर दिया है -288.4 फ़ारेनहाइट दिया है। तो जो भी हम फार्मूला बैठाए हैं उस पर आप बना लीजिएगा। इसे इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, अगर आपके पास बुक है तो ठीक, और नहीं तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं, आपको जो पूछा है इसका कम्बिनेशन 9 हो गया, यहाँ हो गया K-273/5। अब फ़ारेनहाइट पूछा है तो फ़ारेनहाइट के लिए F-32 लिखिएगा बटा 9, और K के जगह पर 95 केल्विन दिया है, तो 95, अच्छा फ़ारेनहाइट की जगह पर 95। तो ये बताइए कि क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि प्रक्षेपण का 95 केल्विन पर किया गया कितना होगा। ये बताइए 95 पर दिया है तो 95 सीधे बैठाइएगा। जैसे ये बताइए कि F-32 हो गया C/5, तो F-32 और केल्विन की जगह पर हम 95 लेंगे तो यहाँ से आपको F वैल्यू देखने को मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ए होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, अगला भी सोल्यूशन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। 253 केल्विन का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो आपको पता है कि F-32/9 बराबर K-273/5। अब ये बताइए 253 केल्विन दिया है तो F-32 लिखेंगे बटा 9 लिखेंगे, और 253 - 273 अब बटा 5। अब यहाँ से जो भी कैलकुलेशन वो कर लीजिएगा। इस हिसाब से आपको आंसर जो देखने को मिलेगा वो आंसर कितना दिया है, तो आंसर इसका दिया है तो -4 फ़ारेनहाइट, या -4 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ए हो जाएगा। इसी हिसाब से निकाल लीजिएगा। आपको जो भी मेथड है वो मेथड हम बता दिए हैं, बाकी सोल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। अब इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो जस्ट आपको हम जब इसका सारा डिटेल हम बता रहे थे वहाँ क्वथनांक और हिमांक के बारे में भी हम जिक्र किए। तो हम बोले थे कि आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खोलने लगता है, तो उसी तरीक़ा से इस कितना होगा, तो 373 केल्विन पर होगा। जिसे हम बोले थे कि क्वथनांक का वैल्यू याद रखिएगा। क्वथनांक का सेल्सियस में पूछेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, केल्विन में पूछेगा तो 373 केल्विन हो जाएगा, और अगर पूछेगा फ़ारेनहाइट में तो फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 132 का कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न जो कहा गया है कि
किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल उसके, बोला गया है कि किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, तो तापमान पर करता है। और आदर्श गैस का अगर बात करेगा तो पीवी बराबर होता है NRT होता है, NRT होता है। तो ये बताइए यहाँ टेम्परेचर है तो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तो किसी भी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, तो तापमान पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि दाब अपरिवर्तित रहने पर हाइड्रोजन अणु का आणविक वेग जिस तापक्रम पर एनटीपी पर उसके मान से दुगना होगा। बोला गया है कि दाब को अपरिवर्तित रखते हैं हम, दाब को अपरिवर्तित रहने पर हाइड्रोजन अणु का आणविक वेग जिस तापक्रम पर एनटीपी पर इसके मान से दुगना होगा, तो एनटीपी पर इसका मान के दुगना होगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका 109 केल्विन होगा, इसका 109 केल्विन होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि स्थिर ताप पर एक गैस का दाब 50% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कमी क्या होगी। आयतन में कमी लगभग आपको बताना है, अप्रॉक्स बताना है। ये बताइए कि स्थिर ताप, टेम्परेचर को कांस्टेंट हम रख रहे हैं, तो टेम्परेचर का जब कांस्टेंट रखिएगा तो एक फार्मूला जो होता है बॉयल्स लॉ काम करता है V इन्वर्स प्रोपोर्शनल P का, V इन्वर्स प्रोपोर्शनल काम करता है P पर। ये कौन सा नियम में करता है, तो बॉयल्स नियम में काम करता है। कुछ नियम हम गैस का रूल का बता देते हैं जो याद रखिएगा। यहाँ एक नियम बनता है चार्ल्स नियम। चार्ल्स का अगर बात करेगा तो चार्ल्स में होता है, जो चार्ल्स में होता है कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता भी कब, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है V। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, तो V का हो गया। यहाँ मतलब ये हुआ कि अगर T का अनुपात दिया है 2:3 तो V का भी अनुपात हो जाएगा 2:3, पहला बात। दूसरा में पूछता है किसका, तो एक सेकंड, दूसरा में पूछता है, ये हो गया दूसरा, बॉयल्स लॉ पूछता है, बॉयल्स लॉ पूछता है। बॉयल्स लॉ में यहाँ जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अति इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, तो प्रेशर का हो जाता है। कब होता है, जब यहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है तो भी इन्वर्स प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, प्रेशर का। यहाँ मतलब ये हुआ कि अगर भी का अनुपात अगर 2:3 हो गया तो प्रेशर का अनुपात हो जाएगा कितना, तो उलट जाएगा, तो 3:2 होगा। तो यहाँ जो समझाने का तर्क एक इसलिए समझाए हैं कि क्वेश्चन में बोला 50% बढ़ा दिया जाता है, तो आपको पता है कि किसको कांस्टेंट रखा है, जो देखिए कि स्थिर ताप को कांस्टेंट रखा है। तो हम बताएं कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिएगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा तो ये हो गया जो बॉयल्स लॉ काम करता है भी इन्वर्स प्रोपोर्शनल P पर। अब ये बताइए कि किस में बढ़ाया है, तो दाब में बढ़ाया है। तो ये बताइए, इसी को हम उल्टा लिख सकते हैं P इन्वर्स प्रोपोर्शनल V का। अब यहाँ बोल रहा है कि P में कितना बढ़ा दिया, 50% बढ़ाया, एक मतलब 50% को हम 1/2 लिखेंगे। तो ये बताइए ओरिजिनल वैल्यू कौन सा है, तो 2 है, और बढ़ा कौन सा है, तो +1 है। तो ये बताइए कि 2 का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया, तो 3 हो गया। तो हम बोले हैं कि प्रेशर है जो इन्वर्स प्रोपोर्शनल वॉल्यूम का है, तो वॉल्यूम इसका पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा। तो ये बताइए कि पूछा है कि कितना आयतन में कमी आई है, तो आयतन पहले था कितना, 3, और बाद में कितना हुआ है, तो 2। तो 1 का कमी आया है, और कितना पर कमी आया है, तो 3 पर कमी आया है, गुने 100 करिएगा तो इसका आएगा 33.33% आएगा। और यही आपको अप्रॉक्स दिया गया है कितना, तो अप्रॉक्स दिया गया है 33%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका पीछे बेसिक था वो भी हम बता दिए कि किस हिसाब से बना है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, दोस्त बता देते हैं कि कुछ क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं करते हैं कि यहाँ जो प्रॉब्लम होता है लिखने में, और कुछ का होता है जो सोल्यूशन बहुत लंबा जाता है तो वहाँ नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि डिस्प्ले पर जब कटिंग करेंगे, हटाएंगे लिखने के लिए तो सारा मिट जाता है। तो उसको कोऑपरेट करिएगा, बाकी जहाँ तक बनेगा वहाँ तक हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगले प्रश्न बोला है कि जब पानी जमता है तो उसका अणुओं के बीच दूरी क्या होता है। तो आपको पता है कि पानी की अगर घनत्व पर बात करिएगा और जमता है तो जमेगा तो क्या बनेगा, तो बर्फ बनेगा। तो यहाँ से दो तुलना करिए, एक पानी हो गया, एक वाटर हो गया, ठीक है, और एक बर्फ हो गया। तो वाटर का अगर बात करिएगा घनत्व का, तो इसका होता है 1000 kg मीटर क्यूब होता है, 1000 kg मीटर क्यूब होता है, 1000 kg मीटर क्यूब होता है। उसी हिसाब से अगर बर्फ का बात करेगा तो ये होता है 900 kg मीटर क्यूब होता है। अब ये बताइए कि यहाँ से समझिएगा कि अगर पानी से अगर बर्फ बनता है, जैसे ये बताइए कि पानी से अगर बर्फ बनता है, अगर हम बात करते हैं
कि पानी से अगर बर्फ़ बनता है तो आपको पता है कि पानी का जो घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब है और इसका कितना है तो 900 kg पर मीटर क्यूब है। तो ये बताइए कि यहाँ तो कम हो गया। तो ये बताइए जब पानी बर्फ़ बनेगा तो हम कह सकते हैं कि उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा तो घट जाएगा, बीच की दूरी घट जाएगा। देखिए बीच की दूरी मतलब घनत्व घट गया, जैसे घने घने हो गया उसका घनत्व ज़्यादा होगा, दूर दूर होता है उसका घनत्व कम होता है। तो ये बताइए यहाँ 1000 था और यहाँ 900 हो गया तो ये क्या हो गया बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या हो जाता है तो बढ़ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे बढ़ता है वो भी हम समझा दिए कि घनत्व इसका ज़्यादा है और इसका घनत्व मतलब ये ज़्यादा घने घने हैं और ये थोड़ा ज़्यादा हटे हटे हैं। तो जब बर्फ़ बना है तो उसका बीच की दूरी घटे क्या होगा बढ़ेगा, बीच की दूरी बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब ये हुआ कि मानते हैं एक कण यहाँ दूरी है और मान लेते हैं कि यहाँ 0.2 या 2 की दूरी है और अगर मानते हैं दूर हट गया तो ये बताइए कि बढ़ गया, ये 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर कर लिए 3 मीटर कर लीजिए, वो हिसाब से यहाँ क्या हो गया तो घट गया। तो राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ बीच की दूरी क्या हो गया तो बढ़ गया। तो ये बताइए कि घनत्व घटा है लेकिन बीच की दूरी बढ़ा है, ये अंतर रखिएगा, घनत्व घटा तो बीच की दूरी बढ़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में जो कहा गया है कि अणुओं का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलाव कहलाता है। बोला गया है कि अणुओं को वाष्प अवस्था से जब द्रव अवस्था में बदलता है तो उसको हम संघनन बोलते हैं। समझिएगा, हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये बताइए कि ये गैस हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया ये हो गया लिक्विड हो गया, और अगर मानते हैं कि ये हो गया कौन सा तो ये सॉलिड पार्ट हो गया, ये हो गया सॉलिड। अब 3 अवस्था से ही चेंज होता है। अब ये बताइए कि अगर गैस से सीधे आया है द्रव में, अगर हम बात करते हैं कि गैस से अगर द्रव में आया है तो ये होता है संघनन, ये होता है संघनन। और अगर ये बताइए द्रव से अगर गैस में गया है तो इसी को हम बोलते हैं वाष्पीकरण, वाष्पीकरण हो गया। फिर अगर हम सॉलिड से लिक्विड में गए हैं, सॉलिड से अगर हम लिक्विड में गए हैं तो ये बोलते हैं, इसको हम गलन बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड। लेकिन अगर लिक्विड से सॉलिड में आया है तो इसको हम क्या बोलते हैं तो इसको फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीजिंग जो जमा है, जो लिक्विड से मतलब पानी से बर्फ बना है। फिर ये बताइए सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और अगर गैस से डायरेक्ट जो बन गया सॉलिड में इसको डिपोजिशन बोलते हैं, इंग्लिश याद रखेगा, डिपोजिशन बोलते हैं। तो गैस से सीधे सॉलिड में डिपोजिशन और सॉलिड से गैस में ऊर्ध्वपातन। ये भी सवाल खूब बनता है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि अणुओं का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने को हम क्या कहते हैं तो संघनन कहते हैं। अब यहाँ से हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि ऊर्ध्वपातन हम क्या बताएं जब सॉलिड से सीधे गैस में बनता है, सॉलिड से सीधे गैस बनता है। वाष्पीकरण हम क्या बताएं कि लिक्विड से सीधे गैस बनता है, जैसे पानी जो लिक्विड होता है और भाप है जो गैस होता है। ये बताइए लिक्विड से सीधे गैस बनता है तो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि इन तथ्यों में से कौन सही नहीं है। बोला है कि इन तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है। तो सही का अगर बात करिएगा तो आपको पता है कि वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है, तो ये सही है। वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है। वाष्पीकरण एक सतह प्रक्रिया, सतह प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि जैसे एक लोटा में पानी ले लीजिए और एक थाली में पानी ले लीजिए, देखिएगा इस सतह पर डिपेंड करेगा, थाली वाला जल्दी उड़ेगा और लोटा वाला धीरे धीरे उड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण एक सतह की प्रक्रिया है। ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब घटता है। ये बताइए कि ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब घटता नहीं है, ताप बढ़ाइएगा तो उसका वाष्प दाब मतलब प्रेशर भी क्या होता है बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है ये बताते हैं। ये बताइए टी डायरेक्टली, जैसे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी का, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी का, और ये कौन सा नियम में होता है तो आपको पता है, एक पढ़े होंगे नियम, गेलुसाक का नियम, गेलुसाक का नियम में। कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। यहाँ भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि गैस लॉ में 3 नियम पढ़ने का रहता है। एक पढ़ना रहता है चार्ल्स नियम, एक हम बोलते हैं किसको तो चार्ल्स नियम, एक सेकंड समझिएगा। ये बताइए कि एक होता है चार्ल्स नियम, एक होता है चार्ल्स, दूसरा होता है बॉयल्स नियम, बॉयल्स नियम, और तीसरा होता है गेलुसाक नियम। समझिएगा गेलुसाक नियम। अब ये बताइए कि एक हम बताएं चार्ल्स, एक बताएं कौन सा तो बॉयल्स, और एक बताएं गेलुसाक। चार्ल्स नियम में कौन सा तो टी प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर जो कांस्टेंट होता है ऊपर लिख रहे हैं, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है भी का, ठीक है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी के। कब? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये बताइए कि बॉयल्स नियम में हम क्या बताए थे कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है तो भी व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है पी का।
अगर गिल-ब्लॉक का नियम में ये बताइए P कांस्टेंट हो गया, T कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ V कांस्टेंट होगा और V जब कांस्टेंट होता है तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर का। अब क्वेश्चन पढ़िए, आपको बहुत आसानी से गलत आपको खोजना है, गलत मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर जो C दिया हुआ है कि ताप बढ़ने के साथ वाष्प दाब घटता है। ये बताइए कि यहाँ ताप जब बढ़ाइएगा तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, क्योंकि रिलेशन क्या है तो सीधा है, समानुपाती है। तो यही जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। और चौथा ऑप्शन दिया, किसी विलयन का वाष्प दाब हमेशा विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलायक मतलब पानी के वाष्प दाब से क्या होता है तो कम होता है। विलयन का वाष्प दाब, विलयन मतलब हो गया कि बनाया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। संतृप्त वाष्प दाब इसके तापक्रम के स्वतंत्र होते हैं। बोला है कि संतृप्त वाष्प दाब, बोला है संतृप्त वाष्प दाब उसके तापक्रम से स्वतंत्र होते हैं। तो ये बताइए कि वाष्प जो दाब होता है वो तापमान से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब को निर्भर नहीं करता, कांस्टेंट होता है। तो यही गलत दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब यहाँ देखिएगा, संतृप्त वाष्प दाब इसके आयतन से स्वतंत्र होते हैं, तो ये सही है। ये बताइए, अभी हम जस्ट बताएं कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, समझिएगा। जैसे ये बताएं, हम क्या बताएं कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका तो प्रेशर का होता है। कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ बोला है कि संतृप्त वाष्प दाब, दाब होता है मतलब प्रेशर आयतन से स्वतंत्र होता है। तो बात सही है कि देखिए आयतन से स्वतंत्र है, आयतन घटे बढ़े कुछ नहीं, आयतन कांस्टेंट है। तो ये बताइए आयतन कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, प्रेशर का हो गया। तो ये बताइए ये पॉइंट भी सही दिया है। अगर ऊपर देखिएगा तो संतृप्त वाष्प दाब उसके तापक्रम से स्वतंत्र होता है। ये बताइए तापक्रम से स्वतंत्र थोड़ी होगा, ताप बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यही दिया है गलत। तीसरा ऑप्शन दिया है कि एक द्रव उस समय उबलता है जब उसका संतृप्त वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, सही है। जैसे संतृप्त वाष्प दाब जो होता है, तो संतृप्त वाष्प दाब जो होता है अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो पानी खोलना शुरू हो जाता है, तो पानी खोलना शुरू हो जाता है। जब संतृप्त वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो उस समय वाष्प दाब बुलबुला द्रव कहीं भी बन सकता है। ये भी सही है कि कहीं भी बन सकता है। जब दोनों बराबर हो जाता है तो बराबर होने पर कहीं भी बुलबुला बनता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि एक ठोस लोहे के गोले को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस राशि में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि देखने को मिलता है। बोला है कि एक ठोस लोहे के गोले को गर्म किया जाता है। एक ठोस लोहे के गोला, जैसे गोला ले लिए और इसको हम गर्म करते हैं तो न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि किस में देखने को मिलेगा। तो ये बताइए कि इसको जब गर्म करिएगा तो आपको न्यूनतम प्रतिशत जो वृद्धि देखने को मिलेगा वो त्रिज्या में देखने को मिलेगा। जैसे ये बताइए त्रिज्या में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, त्रिज्या में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न जो कहा गया है, इस प्रश्न में बोला है कि एक गुब्बारे में 4 वायुमंडलीय दाब 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1500 मीटर क्यूब हीलियम है। तो 0 डिग्री या -0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 वायुमंडलीय दाब पर हीलियम का आयतन क्या होगा। हीलियम का आयतन क्या होगा। अब समझिएगा, इसे बोला है कि गुब्बारे में 4 वायुमंडलीय दाब 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1500 मीटर क्यूब हीलियम है। तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 वायुमंडलीय दाब पर हीलियम क्या होगा। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, PV बराबर NRT, आदर्श नियम पढ़े होंगे, PV बराबर NRT। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से रेशियो हम बना सकते हैं कि P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। इस हिसाब से अब ये बताइए कि P1 कौन दिया है। तो P1 का अगर बात करिएगा तो आपको पता है कि प्रेशर जो दिया है P1 कितना दिया है। तो अगर ये बताइए कि E हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो P1 दे दिया है 4। ये बताइए 4 हो गया। ये बताइए V1 कितना दिया है, तो 1500 दिया है, 1500 हो गया। और ये बताइए T1 का टेम्परेचर कितना दिया है, तो 27 दिया है, ये हो गया 27। अब ये बताइए 27 डिग्री सेल्सियस लेना नहीं, इसको केल्विन में चेंज करिएगा तो कितना हो जाएगा। तो केल्विन में चेंज करिएगा तो ये 300 हो जाएगा। केल्विन में चेंज करिएगा 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हम कितना लिख सकते हैं, तो 300 केल्विन लिख सकते हैं। तो यहाँ 300 केल्विन अगर हम लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। समझिएगा कितना हो गया, तो यहाँ 300 केल्विन हो गया। इसी तरीक़ा से P2 जो दिया है वो P2 कितना दिया है, तो प्रेशर दिया है P2 2 वायुमंडलीय। तो ये बताइए 2 हो गया,
ठीक है। ये बताइए कि ये हो गया V2, तो वॉल्यूम दिया है कितना, आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है तो V2 ही पूछ रहा है, और कितना टेम्परेचर दिया है तो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। लेकिन ये इसमें एरर दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस अगर दीजिएगा तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, लेकिन इसका दिया है -3 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा किताब में सुधार लीजिएगा। तो -3 डिग्री सेल्सियस पर अगर लेंगे तो -3 डिग्री अगर सेल्सियस निकालेंगे तो ये बताइए 373 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा ये बताइए। इसको केल्विन में चेंज करिए तो ये बताइए कि -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। -3 डिग्री सेल्सियस बराबर के -273 होता है, तो ये प्लस में आएगा तो ये बताइए कितना हो जाएगा, तो 273 केल्विन होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 270 केल्विन हो गया। अब काट दीजिए, ये बताइए 2 0 से 2 0, अब 5 से 5 कट गया। अब ऊपर में देखिए 5 को 20 आएगा, तो 20 आएगा तो ये बताइए 2 मरतबे यहाँ से ये भी काट दीजिए, तो 2 मरतबे माफ़ करिएगा 2 दूनी 4, यहाँ से ये कटेगा तो ये 5 रह जाएगा, तो 5 दूनी 10। अब ये बताइए कि 10 गुने 270 करिएगा और बराबर कितना हो जाएगा, तो V2 हो जाएगा। तो V2 कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, मतलब रफली एक बार और हम आपको बता देते हैं, अगर समझ में नहीं आया है तो समझिएगा। जैसे ए बताइए कि PV बराबर क्या होता है, तो NRT होता है। तो ये बताइए कि PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का है, तो जो P1 हो जाएगा V1 हो जाएगा, वो T1 हो जाएगा, और P2 V2 बटा T2 हो जाएगा। P1 कितना दिया है, तो 4 दिया है। ये बताइए कि V1 कितना दिया है, तो 1500 दिया है। ये बताइए कि टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। केल्विन में करना है। P2 कितना दिया है, तो 2 दिया है। V2 कितना दिया है, तो V2 हमको निकालना है, और T2 कितना दिया है, तो यहाँ सुधार लीजिएगा। ये होगा कितना, तो -3 डिग्री सेल्सियस होगा, तब आएगा, मतलब अप्रॉक्स में आएगा। लेके बैठाइएगा, इस पर भी बैठाइएगा तो 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही वैल्यू देगा, वो भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। तो यहाँ भी अगर बैठाइएगा तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। और जब कैलकुलेशन करिएगा तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि V2 जो वॉल्यूम आया है वो कितना आया है, तो 2700 मीटर क्यूब आया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बुरे चालकों की ऊष्मीय चालकता का मापन किया जाता है। जैसे बुरे चालकों की ऊष्मीय चालकता का अगर बात करिएगा तो बुरे चालकों की ऊष्मीय चालकता की जो गणना हम करते हैं वो किससे करते हैं, तो ली डिस्क विधि से करते हैं। ली डिस्क विधि से करते हैं। तो बुरे चालकों की ऊष्मीय चालकता का मापन हम ली डिस्क विधि के माध्यम से करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न कहा कि अणुओं के टक्कर के कारण ऊष्मा का संचरण है। जैसे अणुओं के टक्कर के कारण ऊष्मा का संचरण किसमें होता है, तो चालन विधि में होता है। चालन विधि में अणुओं का टक्कर के कारण होता है। हम ऊष्मा का संचरण विधि में बताएं कि 3 प्रकार का होता है। एक चालन विधि होता है, दूसरा संवहन विधि होता है, संवहन, और तीसरा अगर बात करेगा तो विकिरण विधि होता है। तो ये बताइए अणुओं के टक्कर के कारण मतलब अणु इस अणु से इस अणु गर्म हुआ। जैसे ठोस पदार्थ लिए तो इसमें जो इस अणु से इस अणु में गया और इस अणु से इस अणु में जो गर्म होता है वो चालन विधि से। तो ये बताइए अणुओं के टक्कर के कारण हुआ चालन विधि से। संवहन होता है जो द्रव और गैस में होता है। द्रव और गैस जो गर्म होता है वो किसे, संवहन विधि। और ये होता है जो माध्यम पर फर्क नहीं पड़ता, मतलब माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये डायरेक्ट गर्म करता है। ये हो जाएगा सी। सबसे फर्स्ट होता है कौन सा, तो विकिरण, उसके बाद होता है संवहन, और तब तीसरा नंबर पर आता है चालन विधि। सबसे धीमा हो गया चालन, उसके बाद हो गया धीमा संवहन, और सबसे तेज हो गया कौन, तो विकिरण हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि किसी भी आदर्श गैस को जो कि एक अचालक संग्राहक में रखा है कि मुक्त रूप से निर्वात में फैलने दिया जाए तो निम्न में से क्या संभव है। बोला है कि किसी भी आदर्श गैस को जो कि एक अचालक संग्राहक में रखा है कि मुक्त रूप से निर्वात में फैलने दिया जाए तो निम्न में से क्या संभव है। निम्न में से क्या संभव है, तो ना तो इसकी आंतरिक ऊर्जा और न ही ताप में कभी अथवा वृद्धि हो सकता है। आपको पता है कि आदर्श गैस है जो नहीं तो आंतरिक ऊर्जा में होगा परिवर्तन और न ही ताप में कमी अथवा वृद्धि होगा। तो वही बोला है कि ना तो इसकी आंतरिक ऊर्जा और न ही ताप में कमी अथवा वृद्धि देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक पॉलिश किए गए धातु के प्लेट पर खुरदरा और काला धब्बा पड़ा है और उसे 1400 केल्विन तापमान पर तप्त कर तुरंत डार्क रूम में
डार्क रूम में लाया जाता है तो क्या होगा। बोला है कि एक पॉलिश किए गए धातु के प्लेट पर खुरदरा और काला धब्बा पड़ा है और उसे 1400 केल्विन तापमान पर तप्त मतलब गर्म किया जाता है और उसको डार्क रूम में लिया जाता है। तो डार्क रूम में ले जाएंगे तो धब्बा प्लेट से चमकीला दिखाई देगा, धब्बा प्लेट से चमकीला दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो धब्बा प्लेट जिसे समझेगा। जैसे ये बताइए कि हम एक प्लेट ले लिए और उसमें कुछ कुछ खुरदारा पार्ट है जो काला धब्बा पड़ा हुआ है और जब उसको 1400 केल्विन करेंगे गर्म तो काला होता है जो उष्मा को बहुत तेजी से अवशोषित करेगा। तो जब हम डार्क रूम में ले जाएंगे तो धब्बा प्लेट से चमकीला दिखाई देगा, धब्बा प्लेट है जो क्या दिखाई देगा तो चमकीला दिखाई देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि धब्बा प्लेट से चमकीला दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर डी है। दोस्त बता दें कि इसमें आपको हम करीब 25 क्वेश्चन करवाने का प्रयास किए हैं और इसका हम क्वेश्चन जो एनालिसिस भी करने का कोशिश किए हैं जो एनालिसिस करने लायक था। तो इसी तरीके से आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा कि मेरा एक्सप्लेन किया हुआ सही है या और मतलब एक्सप्लेन चाहते हैं। अगर इसका और एक्सप्लेन चाहते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको घट जाएगा, इसलिए हम एक एवरेज ही एक्सप्लेन करते हैं, उस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वेटेज बना रहे और एक्सप्लेन उसी क्वेश्चन को करते हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हैं इसलिए कि उसको डायरेक्ट डाटा आप याद रखिएगा तो ही बेहतर है। सारा को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा ना है कि बोर्ड का पेपर नहीं दे रहे हैं कि आप लंबा चौड़ा उसका कैलकुलेशन करिएगा। तो कुछ काम नहीं इसलिए करते हैं कि यहाँ लिखने में प्रॉब्लम होता है और बाकी कोऑपरेट करिएगा, इसी हिसाब से आगे भी सेशन आते रहेगा। चलिए सेशन को देखने के लिए अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।